हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल वर्तियता लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज से इस चैनल पे हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं जो कि होगी एसक्यूएल एंड पीएलएसक्यूएल विद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहां पर हम फोकस करेंगे ओरेकल डेटाबेस को। लेकिन उससे पहले कि आप ओरेकल डेटाबेस के बारे में समझें, आप स्पेसिफिकली एसक्यूएल और पीएलएसक्यूएल के बारे में समझें जो कि इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का टॉपिक होगा, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेटाबेसेस होते क्या हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इन कॉन्सेप्ट्स को जब आप समझ लेंगे, तभी उसके बाद आप एसक्यूएल और पीएलएसक्यूएल जब आप यूज़ करेंगे, तभी आपको इन चीज़ों को समझने में थोड़ा आराम मिलेगा, आसानी होगी आपको इन चीज़ों को समझने में। अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे कि क्या चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, राइट। सो बेसिकली बिफोर वी स्टार्ट एसक्यूएल एंड पीएलएसक्यूएल, जो कि एक तरीके से फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, हम समझेंगे आगे कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या होती है। तो एक फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, एक बेसिकली एक इंटरफेसिंग कराती है आपकी डेटाबेस के साथ, राइट। सो एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लिखी गई लैंग्वेज है, जो कि आपको अगर आप सीख लेते हैं तो किसी भी डेटाबेस से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं और उस डेटाबेस से डेटा निकाल सकते हैं, उस डेटाबेस में डेटा फिल कर सकते हैं। और उसके अलावा वहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स, जैसे कुछ फंक्शंस आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, वहाँ पर कुछ प्रोसीजर्स भी आप वहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से कुछ स्पेसिफिक किसी एक स्पेसिफिक जॉब को, किसी बैच जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप डेटाबेस के साथ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी होगी कि डेटाबेस असल में होता क्या है, डेटाबेस की रिक्वायरमेंट क्या होती है, डेटाबेस आता क्यों है पिक्चर में। सपोज आप एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, सपोज स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम आप एक डेवलप कर रहे हैं और आपको स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होगी। तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करते समय बहुत सी चीज़ें आपको स्टोर करनी पड़ सकती हैं, लाइक उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ रहता है। उसके अलावा उसका जो रनिंग डेटा होगा, जैसे वो आपके कॉलेज में आ जाएगा, उसके बाद उसका डेटा जो होगा वो उसके कितने मार्क्स आए, वो किस क्लास में है, कौन सा कोर्स उसने अडॉप्ट किया, उसने फ़ीस जमा की है या नहीं की है, उसकी फ़ीस बाकी है क्या। ये सारी चीज़ें जो कि एक नॉर्मली एक कॉलेज में या एक इंस्टीट्यूशन में आप देखते होंगे, एज ए स्टूडेंट आपने देखी होंगी। तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि ये चीज़ें हमें इस वजह से चाहिए होती हैं। डेटाबेस हमें इस वजह से रिक्वायर्ड होता है ताकि हम जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है किसी भी एंटिटी से रिलेटेड, अब बात यह है कि एंटिटी मैंने नाम लिया और स्ट्रक्चर्ड डेटा का नाम लिया, तो इन दोनों चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि एंटिटी क्या है और स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा वो डेटा होता है जो टेबुलर फॉर्म में स्टोर किया जा सके। जैसे मेरा नाम है, मेरा एड्रेस है, मेरा जो कोर्स है या मेरी जो सैलरी है, मैंने क्या कोर्स किया था, मैंने लास्ट हमारा जो कोर्स रहा होगा एज अ स्टूडेंट, मेरा वो कोर्स कौन सा रहा होगा, उसके अलावा मेरी सैलरी कितनी है, ये सारी चीज़ें मेरी इन्फॉर्मेशन अगर स्टोर करनी है तो वो एक टेबल में स्टोर की जा सकती है। अगर आपने एक एक्सेल देखी हो तो उस एक्सेल में अगर अलग अलग आप कॉलम्स बनाएं, उस कॉलम का एक एक नाम दे दें, नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट, ऑल दीज थिंग्स, जो जो सारी चीज़ें आप अगर स्टोर करना शुरू करें, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करेंगे एक टेबुलर फॉर्मेट में मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर लेंगे, राइट। तो ये जो टेबुलर फॉर्म में जो डेटा स्टोर किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज ऑफ डेटा। ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डेटा होता है। और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डेटा क्या होता है, जैसे मेरे पास एक फाइल है, मैं उसको कहीं सेव करता हूँ, अपने सिस्टम पे कहीं सेव कर रहा हूँ, एक फ़ोल्डर बना लिया और उस फोल्डर में क्या किया मैंने कि एक मेरे सारे के सारे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे मैंने वहाँ पर सेव कर लिए। तो जो कुछ भी मैं इस समय कर रहा हूँ अपने फ़ोल्डर में, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो सेव कर रहा हूँ, ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जितने भी हैं ये सब के सब क्या हैं, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हैं। इस डेटा को आपको अनस्ट्रक्चर्ड क्यों कहना पड़ रहा है, क्योंकि आप इस डेटा को देख करके जब तक इस फाइल को खोलेंगे नहीं, इन चीज़ों को देखेंगे नहीं, तब तक आप इसका अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि इसमें क्या चीज़ें रखी हुई हैं, क्या इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत रखी हुई है, राइट। बट टेबुलर फॉर्म में जब आप डेटा रखते हैं तो जस्ट लुकिंग एट द टेबल यू अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ पर किस तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई है। दैट इज़ वाई वो स्ट्रक्चर्ड होती है। और जो दूसरा फॉर्म है जिसमें कि आप फाइलों को स्टोर करते हैं अपने लोकल सिस्टम पे, वो सब क्या है, वो सब अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज है, ठीक है। तो हमारा जो फोकस होगा वो स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोरेज पे होगा। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है आप समझ गए होंगे। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा और जो इसके अलावा एक नाम मैंने लिया था एंटिटीज़। एंटिटीज़ क्या होती हैं, एंटिटीज़ कुछ नहीं होती। एंटिटीज़ जैसे मैं हूँ, जैसे आप हैं, हमारा नाम नहीं, स्पेसिफिकली नॉट मी। अब जैसे अगर मैं एक एंटिटी हूँ तो एज एन एंटिटी मैं क्या हूँ, अगर मुझे कहा जाए कि मैं एक एंटिटी हूँ तो एज एन एंटिटी मैं क्या हूँ, हो सकता है कि एज एन एंटिटी जब मेरी बात की जाए तो
तो मेरे बारे में ये कहा जा सकता है कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो एक एंटिटी क्या होता है, एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है उसको, जो कि प्रोनाउन होता है एक तरीके का, ठीक है। उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता, जैसे कि मेरा नाम है विकास, राइट, बट मैं एक एम्प्लॉय की तरह अगर मैं देखूं अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो एम्प्लॉय क्या हुआ, ये एक प्रोनाउन हुआ। सो नॉर्मली जो एंटिटीज़ होती हैं दे आर नॉर्मली टर्म्ड एज प्रोनाउन। जैसे एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। अगर हम नदियों की बात करें कि इंडिया की सभी नदियों के बारे में एक टेबुलर इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है, कितनी लंबाई है किस नदी की, कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो ये टेबुलर फॉर्म में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करेंगे नदी के बारे में, तो नदी क्या हुई, व्हेन वी से नदी, व्हेन वी से रिवर, इट्स अ प्रोनाउन, राइट। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक रिवर की बात करें, दैट इज नोन एज गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, वॉट एवर रिवर यू आर टॉकिंग अबाउट, दोज आर नाउन्स, राइट। सो किसी भी चीज़ का जब हम स्पेसिफिक नाम लेते हैं दैट बिकम्स द नाउन, राइट। अदरवाइज वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। सिंपल इंग्लिश ग्रामर है, राइट। लेकिन इन्हीं चीज़ों से आप एंटिटी और इंस्टेंसेस को समझ सकते हैं। एंटिटीज़ क्या होती हैं, जो प्रोनाउन के फॉर्म में हो, दोज आर एंटिटीज़, और जो नाउन्स हों वो आपके उनसे एंटिटी का इंस्टेंस हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि एक एम्प्लॉय की बात करूं तो एम्प्लॉय इज एन एंटिटी, राइट, बिकॉज एम्प्लॉय इज अ प्रोनाउन। अगर मैं बात करूं रिवर की तो रिवर इज अ प्रोनाउन, सो दैट इज एन एंटिटी, राइट। अगर मैं बात करूं गंगा की तो गंगा इज अ स्पेसिफिक रिवर, सो दैट इज वाई इट्स द एंटिटी, इट्स द इंस्टांस ऑफ एन एंटिटी। किस तरह की एंटिटी का इंस्टांस है, ये एक रिवर टाइप की एंटिटी का इंस्टांस है गंगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी जो कि एंटिटी और इंस्टांस से रिलेटेड होती हैं, राइट। सो बेसिकली जब हम एंटिटी की बात करते हैं और इंस्टेंस की बात करते हैं तो उससे पहले हमें यह भी समझना होता है कि एंटिटीज़ कितने तरीके की हो सकती हैं, एंटिटीज़ होती क्या हैं। एंटिटीज़ आपको समझ में आ गई क्या होती हैं, राइट। बट जो एंटिटीज़ होती हैं दे कैन बी फिजिकल, जैसे कि मैं हूँ, जैसे कि आप हैं, रिवर्स हैं, ये सब क्या है, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं, राइट। ये सब क्या है, ये फिजिकल एंटिटीज़ हैं, इनका टेंजिबल एग्जिस्टेंस है, आप इन्हें टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। बट देयर आर सर्टेन एंटिटीज़ विच आर लॉजिकल एंटिटीज़, राइट। सो दो तरह की एंटिटीज़ होती हैं, एक होती है फिजिकल एंटिटी और एक होती है लॉजिकल एंटिटी। लॉजिकल एंटिटी क्या होती है, लॉजिकल एंटिटी का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि लॉजिकली अवेलेबल हो बट फिजिकली अवेलेबल ना हो। एक कॉन्सेप्ट हो, जैसे कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन अगर हम कहीं स्टोर करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, CMI लेवल 5 का है, 4 का है, किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस केस में जब हम बात करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन की कितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्टोर की जा रही है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। अगर आप ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तो एक बिल्डिंग है, नो, वो बिल्डिंग कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कल को वो बिल्डिंग खाली हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी, तो बंद होने का मतलब ये नहीं कि बिल्डिंग खत्म हो गई, बिल्डिंग वहीं रहेगी। तो बिल्डिंग इज नॉट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट, राइट। सो जो कुछ भी कॉन्सेप्चुअली है उसको हम लॉजिकल एंटिटी कहते हैं, राइट। और एक होती है फिजिकल एंटिटी। तो कॉन्सेप्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ जो एंटिटी होता है वो एक अलग चीज़ होती है, जिसमें कि हम एक लॉजिकल एंटिटी की बात करते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल एंटिटी की बात करते हैं। और जब हम बात करते हैं एक फिजिकल एंटिटी की, तो दैट समथिंग विच इज़ टेंजिबल। सो इन्हीं लॉजिकल और फिजिकल एंटिटीज़ की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए फॉर एनी सिस्टम, इन एनी सिस्टम जो भी आप डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, इनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इसके लिए ही डेटाबेस आता है पिक्चर में। और जब हम बात करते हैं डेटाबेसेस की, तो अब आप समझ गए होंगे कि डेटाबेस इज़ नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ कोहेरेंट एंड मीनिंगफुल डेटा, राइट। अब जैसे अगर मैं एक रो में स्टोर करता हूँ इन्फॉर्मेशन गंगा नदी की, गंगा रिवर है, 5 किलोमीटर 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और दूसरी लाइन में मैं कुछ और स्टोर करना शुरू कर दूँ, ठीक है, तो ये कोहेरेंट डेटा, मीनिंगफुल डेटा नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर तो नदी की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली, नीचे मेरी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली। तो इस तरह की फाइलें या इस तरह का जो स्टोरेज होगा वो कभी भी डेटाबेस नहीं कहा जाएगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ डेटाबेस की। डेटाबेस कुछ भी हो सकता है, आप एक फाइल क्रिएट करो, एक एक्सेल फाइल क्रिएट करो, उस एक्सेल फाइल में आप रिवर का नाम डालो, रिवर की कितनी लेंथ है वो डालो, कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है वो डाल दो, राइट। मेन सिटीज़ कौन कौन सी हैं, किनको टच करती है वो डाल दो। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर रिवर के बारे में हुई। लेकिन अगली ही लाइन में आप किसी रिवर की इन्फॉर्मेशन डालने के बजाय आप मेरी इन्फॉर्मेशन डाल दो कि ही इज़ एन एम्प्लॉई, एक विकास साक्या, नाम में डाल दिया विकास साक्या, उसके अलावा आपने उसी में नीचे जो है कुछ और इन्फॉर्मेशन डाल दी मेरी, राइट। तो इट्स
इट शुड बी सम मीनिंगफुल डेटा जिसका कुछ मतलब निकलता हो, राइट। रिवर का नेम, रिवर कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये हेडिंग जो है ना वो डिफाइन कर देती है कि कौन कौन सी हेडिंग के अंडर आप कौन कौन सा डेटा इकट्ठा कर रहे हो, राइट, एक पर्टिकुलर एक्सेल सीट में, राइट। एक्सेल सीट अगर यूज़ नहीं की है तो फिर भगवान आपका मालिक है, क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो और एक्सेल सीट नहीं देखी है, उसमें कैसे डेटा स्टोर किया जाता है, किस तरीके से उसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। यू शुड नॉट परस्यू दिस कोर्स, आपको ये कोर्स नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो आप एक बार एक्सेल सीट को विजुलाइज कीजिए किस तरीके से वहाँ डेटा स्टोर होता है। अगर वहाँ पर आप डेटा स्टोर करते जाएं, उसमें हेडिंग्स ना डालें, आप पहली रो में पहली रो आप समझ रहे हैं, जिसमें पूरा का पूरा पहले नाम दे दिया, फिर उसके बाद एज दे दी, फिर कोई और इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली। ये सारी चीज़ें जो आपको दिखाई देती हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के बारे में, वो कही जाती है, एक पर्टिकुलर रो कही जाती है वो, ठीक है। तो इससे भी एक चीज़ ये पता चलती है कि जो आपकी एंटिटी होती है दैट इज़ अ टेबल, ठीक है। एक टेबलर फॉर्म में एक जो डेटा स्टोर हो रहा है वो आपकी टेबल होती है, जो प्रोनाउन होता है, जो एंटिटीज़ को कहते हैं वो प्रोनाउन होता है। लेकिन अगर किसी एक स्पेसिफिक रो की बात करें जिसमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किसी एक स्पेसिफिक इंस्टेंस की जिसमें रखी जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, राइट। सो रो जो है वो किसी एक नाउन की पूरी जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको बता रहा होता है, और जो टेबल होती है वो एक प्रोनाउन होती है, वो एक एंटिटी को बता रही होती है, राइट। सो इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, राइट। तो आगे हम इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, आपके फिजिकल और लॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटी को आप समझ चुके हैं, आगे इसके बारे में डिस्कस करने के लिए आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझना होगा। तो डेटाबेस आपको आई गेस कि क्लियर हो गया होगा कि डेटाबेस वो चीज़ होती है जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक कोहेरेंट मैनर में और मीनिंगफुल डेटा के फॉर्म में स्टोर की जाती है। दैट शुड बी मीनिंगफुल एज वेल, ऐसा ना हो कि कुछ भी स्टोर करके कुछ भी इकट्ठा किया हुआ है। दैट शुड बी ईजिली अंडरस्टूड, कि हाँ कितनी आसानी से हम उसको समझ सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है किस बारे में, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ आती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब मान लीजिए कि आपने कई फाइल्स बना ली, एक फ़ाइल ऐसी बना ली जिसमें स्टूडेंट का डेटा स्टोर है, एक फ़ाइल ऐसी बना ली जिसमें उसके मार्क्स स्टोर्ड हैं, तीसरी फाइल ऐसी बना ली जहाँ पे उसका एड्रेस, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर है। तो हर एक फाइल में आपने डेटा स्टोर करके रख लिया है, अलग अलग स्टूडेंट्स का डेटा अलग अलग फाइल्स में स्टोर किया हुआ है, राइट। अब आपके पास ये डेटा अवेलेबल है, राइट, लेकिन आपके पास इन डेटा को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप इस डेटा को यूज़ करना चाहते हैं। तो अलग अलग फाइल्स में जो डेटा पड़ा हुआ है इसको यूज़ करने के लिए जब आप अपना एप्लीकेशन लिखते हैं और उस एप्लीकेशन को इस तरीके से लिखते हैं कि अलग अलग जो स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है अलग अलग फाइल्स के अंदर, उसको जब आप कलेक्ट करके कुछ मीनिंगफुल डेटा निकालते हैं, राइट, तीनों को कंबाइन करके जब आप एक मीनिंगफुल डेटा निकालते हैं, देन इस चीज़ को कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये पूरे के पूरे जो पूरा का पूरा जो व्यवस्था आप करते हैं, पूरी की पूरी जो अरेंजमेंट करते हैं, सो दैट आप अलग अलग टेबल्स में या फिर अलग अलग फाइल्स में जो इस डेटा स्टोर हो रखा है उससे एक मीनिंगफुल डेटा निकाल सकें। जैसे कि अगर कोई कहे कि इस स्टूडेंट का एड्रेस निकालो, तो उस स्टूडेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन एक टेबल में है उस स्टूडेंट की डेटा को लेकर के आप दूसरे टेबल में जाएंगे या दूसरी फाइल में जाएंगे और वहाँ जा करके आप देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इसका डेटा स्टोर है, राइट। यहाँ पर किस तरीके से इस बंदे का डेटा स्टोर किया गया, इस स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया गया है, किस रो में स्टोर किया गया दूसरी फाइल में। वहाँ पर जाकर देखेंगे कि अच्छा ये नाम है इस बंदे का, ये रोल नंबर है और ये इसका एड्रेस है, तो ठीक है, अगर किसी ने मुझसे एड्रेस मांगा है तो मैं दूसरी फाइल में जाके एड्रेस ले आऊँगा। तो ये जो रिलेशन है जब आप इस तरीके से मेनटेन करते हैं कि आप प्रोग्रामेटिकली इस चीज़ को मेनटेन करते हैं, तो इस पूरे सिस्टम को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे आप प्रोग्रामेटिकली मैनेज कर रहे होते हैं, खुद मैनेज कर रहे होते हैं रिलेशंस को अलग अलग टेबल्स के बीच में। लेकिन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि वहां पे ये सारा रिलेशन, एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशन, एक टेबल की दूसरे टेबल पे डिपेंडेंसी, ये सब कुछ डेटाबेस में ही मेंटेन किया जाता है। आपको प्रोग्रामेटिकली इस रिलेशन को मेंटेन नहीं करना होता, आपको सिर्फ डेटा को निकालना होता है प्रोग्रामेटिकली, या डेटा इंसर्ट करना होता है अलग अलग टेबल्स में प्रोग्रामेटिकली, राइट। तो जहां पर आप रिलेशनशिप मेंटेन ना करें बल्कि जो आपका डेटाबेस है वही उस रिलेशनशिप को मेंटेन करे, सो इन दैट केस दैट पर्टिकुलर डेटाबेस इज नोन एज दैट पर्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज नोन एज RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये होता है RDBMS, राइट। उसके अलावा RDBMS की जो क्लासिकल डिफिनीशन है वो ये है कि RDBMS जो है वो कोड्स के रूल क्या है, 12 रूल्स हैं, उन कोड्स के 12 रूल्स को फॉलो करता होगा, ठीक है। लेकिन कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा नहीं है जो कि कोड्स के सारे रूल्स को फॉलो करता हो,
तो कोई भी डेटाबेस कोड्स के सारे रूल्स को फॉलो करने वाला परफेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता। यानी कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कभी भी रिलेशनल डेटा फुल्ली, जो कि कॉर्ड्स के रूल के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग फुल्ली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बन पाया है, नहीं बना सकते, राइट। तो जो कॉर्ड्स के 12 रूल्स हैं वो इस तरीके के हैं कि अगर मैं आपको टेबल्स के बारे में बताने से पहले, एसक्यूएल के बारे में बताने से पहले, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताने से पहले, ये सारी चीज़ें क्या है, अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूं तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा, राइट। तो इसीलिए मैं इसको एक एक करके जो एक प्रॉपर सीक्वेंस होगा, जो एक लॉजिकल सीक्वेंस होगा, जो आपके दिमाग में चीज़ों को बिठाता चला जाए, उस सीक्वेंस में ही मैं इन चीज़ों को पढ़ाऊंगा, राइट। सो आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में हम फिर से देखेंगे एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल से पहले कि किस तरीके से हम जो हमारा ओरेकल डेटाबेस है, जो एक्सप्रेस एडिशन आता है जो कि फ्री है, उसके अलावा जो एंटरप्राइज एडिशन आता है वो फ्री नहीं है। तो हम एक्सप्रेस एडिशन बेसिकली वही इंस्टॉल करेंगे, और एक्सप्रेस एडिशन हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि वही एडिशन उन्होंने निकाला ही है इस पर्पज़ से कि छोटे मोटे एप्लीकेशंस आप बना सकें, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी प्रैक्टिस कर सकें ओरेकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो इसलिए हम उसी को इंस्टॉल करेंगे। अगली वीडियो में देखेंगे कि वो इंस्टॉल कैसे किया जाता है, और उसके बाद हम एसक्यूएल पे पहुंचेंगे, एसक्यूएल क्या होती है, टेबल्स वगैरह क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। लेकिन आज जो चीज़ें आपने समझी हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, एंटिटीज़ को लेकर के, इंस्टेंसेस को लेकर के, फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटी, और आपका जो एक कॉन्सेप्चुअल एंटिटी होती है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटी होता है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए समझना। और इन चीज़ों को समझने के लिए जब आप अपने आप से चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप रटिएगा मत, क्योंकि रटने का कोई मतलब नहीं है। बहुत सिंपल वे में आप समझ सकते हैं। वॉट एवर इज़ प्रोनाउन दैट इज़ अ टेबल, राइट। टेबल हमेशा प्रोनाउन होती है, और आपका जो बेसिकली एक पर्टिकुलर इंस्टेंस की जो बात कर रही होती है वो सबकी सब रो के नाम से जानी जाती हैं। रोज़, एक एक रोज़ जो होती हैं, पहली रो पे आपने मेरी इन्फॉर्मेशन स्टोर की, दूसरी रो पे टेबल में आपने दूसरे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर की या दूसरे एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन स्टोर की। तो जब आप पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात करते हैं, देन दैट इज इंस्टेंस, दैट इज द रियल एंटिटी। एक इंस्टेंस है उस एंटिटी का, राइट। तो एंटिटी एक प्रोनाउन के फॉर्म में आती है, और एंटिटी का इंस्टेंस नाउन के फॉर्म में आता है। जो कुछ नाउन के फॉर्म में आता है दैट इज स्टोर्ड एज, उसके एट्रीब्यूट्स को, उस नाउन के एट्रीब्यूट्स को जो स्टोर करते हैं, वो एक रो कही जाती है जहाँ पे हम इसको स्टोर करते हैं। तो वो सारा का सारा हम देखेंगे कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं, इन चीज़ों को कैसे डेवलप किया जाता है, एक कैसे आप एक टेबल बना सकते हैं, कैसे कॉलम डिफाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।